सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। लखीमपुर में हुई हिंसा से उठी सियासी लपटों ने आधे हिंदुस्तान को अपनी चपेट में ले लिया है। किसानों का हितैषी होने की होड़ लग गई है। कहीं मौन प्रदर्शन हो रहा है, कहीं भारत बंद का आह्वान, कहीं तख्तियां लहराई जा रही हैं, कहीं नारेबाजी हो रही है। इन सब के बीच लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। एसआईटी के सामने चुनौती होगी कि वो इन्हीं 3 दिनों में लखीमपुर कांड का सच देश के सामने लाए, क्योंकि गृह राज्य मंत्री के बेटे होने का मसला चुनावी रंग बिरंगे यूपी में बेहद गर्म हो चला है। ये रिपोर्ट देखिए। न मंत्री का बेटा होने की हेकड़ी काम आई, न दबंगई काम आई, न रसूख काम आया। लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब कोर्ट में पेश हुआ तो उसे नहीं लगा होगा कि उससे सवाल जवाब का सख्त सिलसिला शुरू होने वाला है। लखीमपुर कांड की जांच कर रही एसआईटी ने आशीष मिश्रा के लिए 14 दिन की रिमांड की मांग की। 14 दिन तो नहीं, लेकिन आशीष मिश्रा को कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया। ये 3 दिन आशीष मिश्रा पर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं 3 दिनों में एसआईटी लखीमपुर कांड का सारा सच उगलवाना चाहेगी। एसआईटी पड़ताल करेगी कि हिंसा के वक्त आशीष मिश्रा कहां था, क्या मौके पर आशीष मिश्रा मौजूद था, आशीष मिश्रा के वहां रहने के सबूत क्या हैं, आशीष मिश्रा की बातों में कितना सच है। जाहिर सी बात है कि आशीष मिश्रा की मुश्किलों में इजाफा होने वाला है। इधर लखीमपुर कांड पर सियासत भी गर्मा गई है। लखीमपुर कांड पर कांग्रेस ने पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया, कहीं बंद बुलाया, कहीं मौन रहकर विरोध जताया। प्रियंका गांधी ने भी मौन धारण किया। विभाजनों के बीच कांग्रेस पार्टी का मौन विरोध जारी है। लखनऊ के जीपीओ में ये विरोध हो रहा है और बीच में विरोध के केंद्र के बीच में है प्रियंका गांधी वाड्रा। उनके साथ तमाम यूपी कांग्रेस के नेता यहाँ पे मौजूद हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बात को लगातार इस बात को लेकर तीखा प्रहार किया था कि जब तक केंद्रीय राज्य मंत्री उनको बर्खास्त नहीं करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब तक जो है जांच निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। इधर कांग्रेस ने आशीष मिश्रा के नाम पर लखीमपुर कांड को अपनी सियासत की पताका बना ली है। उधर समाजवादी पार्टी भी लखीमपुर कांड को अपनी चुनावी राजनीति का पैंतरा मान रही है। कल से विजय यात्रा शुरू कर रहे अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर करारा हमला बोला। उन्होंने आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा को गृह राज्य मंत्री के पद से बर्खास्त करने की मांग की। सरकार अभी भी बचाना चाहती है। गृह राज्य मंत्री, उनका स्टेटमेंट ये आना कि मैं मंत्री तो हूं, सांसद भी रहा हूं, विधायक भी रहा हूं, लेकिन मैं कुछ और भी हूं। धमकी देना उन लोगों को जो किसान है, गरीब हैं। ये सरकार जो दावा कर रही है दमदार सरकार है। दमदार सरकार केवल ताकतवर लोगों के लिए है। असदुद्दीन ओवैसी तो पहले से ही मोर्चा खोले हुए हैं। उन्हें भी अपनी सियासी जमीन बनानी है, इसीलिए वो लखीमपुर के मसले पर हमलावर हैं। एक केंद्रीय मंत्री के बेटे का मुख्य आरोपी होना बीजेपी की चिंता बढ़ा रहा है। पार्टी विद डिफरेंस की ब्रांडिंग पर सवाल है, इसलिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लखीमपुर के सवाल पर चिंतित हैं। गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने ऐसी किरकिरी पार्टी की करा दी है कि आने वाले चुनावों में कई जगहों पर सफाई देता फिरना पड़ेगा कि जो शख्स कल तक टेलीविजन इंटरव्यू पर आ रहा था वो आज नदारत है। पुलिस नोटिस पर नोटिस चस्पा कर रही है। सब नहीं, ठीक बात है। हम लोगों को भी इसमें केयरफुल होने की जरूरत है और ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से हम कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले, और इसलिए जो भी इसमें दोषी होगा उसको हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ये योगी सरकार सुनिश्चित करेगी। अब देखना यह होगा कि इस सियासत के बीच एसआईटी लखीमपुर कांड में कौन सा सच निकाल कर सामने लाती है। लखनऊ से मौसमी सिंह और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। आशीष मिश्रा से एसआईटी के सवाल और आशीष मिश्रा के जवाब का सच जब सामने आएगा तब आएगा, मगर लखीमपुर कांड के मसले पर बीजेपी के विरोध को विपक्षियों ने अपनी राजनीति की धुरी बना ली है। इसमें सबसे आगे है कांग्रेस। कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार ने बंद बुलाया। इस बंद का असर महाराष्ट्र के कई शहरों में देखने को मिला। बहुत दिनों के बाद हमेशा दौड़ती भागती रहने वाली मुंबई भी आज
शांत दिखी। इतना खामोश अमूमन नहीं रहता है ये शहर। इतना सन्नाटा इस शहर के किसी भी कोने में कभी नहीं रहता। इतना चुप भी कभी नहीं देखा गया इस शहर को। यकीन कीजिए ये मुंबई है। भागती दौड़ती शोरगुल में भी मुस्कुराती मुंबई एकदम खामोश है। नहीं दिखती मुंबई में खाली सड़कें, नहीं दिखती मुंबई की लोकल में लोगों की कमी, नहीं दिखते इस तरह से दुकानों के गिरे हुए शटर, नहीं दिखते खामोशी के समंदर में डूबते उतराते फलों के बाजार, नहीं दिखते, लेकिन आज ये दिख रहे हैं। महाराष्ट्र बंद का सीधा असर मुंबई में साफ तौर पे नजर आ रहा है। इस वक्त हम माहिम इलाके में मौजूद है और यहाँ की अगर जो आपको तस्वीरें दिखा दे तो देखिए जितनी भी ज्यादातर दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद रखी गई है। दूसरी मैं बात करूं कि होटल्स वगैरह की, तो होटल एसोसिएशन ने भी कहा है कि 4 बजे तक हम सारी की सारी जो होटल्स है वो बंद रखेंगे। दूसरी बात करूं कि मुंबई की जो सेकंड लाइफलाइन जिसे हम कहते हैं वो बीएसटी की बसेस फिलहाल मुंबई की सड़कों पर नहीं दौड़ रही है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो अपने ऑफिस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको रेलवे स्टेशन से विजुअल्स दिखा दूं। ये देखिए, ये मुंबई का माहिम रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा एक अंदेशा लगाया जा रहा था कि शिवसेना और बाकी की जो पार्टियां हैं वो आके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकती है। तो मुंबई के जो पुलिस ऑफिशियल्स है वो साफ तौर पे यहाँ पे देखिए किस तरीके का बंदोबस्त लगा हुआ। अमूमन नहीं देखा जाता कि जो दल सत्ता में हो उन्हीं के समर्थक अपने ही सूबे में विरोध का झंडा उठा लें, अपने ही सूबे में तिलमिलाहटों की तख्तियां उछालें और क्रोध से कांपते कंठ से नारेबाजी करें। लखीमपुर हिंसा की सियासी आग की लपटों में शांत पड़ा है समंदर का शहर। नहीं चल रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बंद हो गई हैं बेस्ट की बसें। ये मुंबई का सीएसटी इलाका आमतौर पर काफी भरा हुआ रहता है, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारी दुकानें भी बंद है और बीएसटी बसेस भी रास्ते पे नहीं चल रही है। दुकानें और होटल की एसोसिएशन ने इस बंद को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि 4 बजे तक दुकानें और जो होटल्स है वो मुंबई में बंद रहेंगे। इसी का असर आप देख भी सकते हैं कि रास्ते पे काफी कम लोग नजर आ रहे हैं, काफी लिमिटेड गाड़ियां ही चल रही है। ये खामोशी इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार बताना चाह रही है कि वो किसानों के साथ है। वो जताना चाह रही है कि लखीमपुर में हुई हिंसा से महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार आहत है। वो कहना चाह रही है कि हिंसा लखीमपुर में भले ही हुई है लेकिन तकलीफ महाराष्ट्र को भी है। इसीलिए शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ने मिला जुला बंद बुलाया है। इस वक्त हमें महाराष्ट्र के राजभवन के बाहर, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता ये मौन व्रत कर रहे हैं, इस मौन व्रत के जरिए जो लखीमपुर में घटना हुई और उसके खिलाफ ये आंदोलन किया जा रहा है। कांग्रेस के राज्य के आला नेता, मंत्री हो, राजस्व मंत्री बाला साहेब थोरात हो, प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले, यशोमती ठाकुर, ऐसे आला नेता इस वक्त राजभवन के अंदर है। चूंकि गवर्नर आज मुंबई में नहीं है, गढ़चिरौली के दौरे पर, इसलिए ज्ञापन दिया जाएगा। सड़कों पर पुलिस से दो हाथ करते या तो महाराष्ट्र अघाड़ी सरकार के समर्थक दिखते हैं या वो दिखते हैं जो बहुत परेशान हैं। किसी को कोलाबा जाना है, किसी को माहिम, किसी को दादर, किसी को ठाणे, किसी को भिवंडी, किसी को कल्याण। मगर जाएं कैसे? रास्ते बंद हैं, बस बंद है, बस परेशानियां खुल गई हैं। बस है नहीं मैडम, मगर क्या करें, अभी छुट्टी ही करना पड़ेगा। सर जी, मैं आधे घंटे से यहाँ रुका हुआ हूँ, जिससे बस की आने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हमें ड्यूटी पे जाना है सर, और आधे घंटे से रुके हुए हैं हम, और जो कि बस का इंतजार करें, बस कोई आ नहीं रही। जी, महाराष्ट्र बंद करने का ऐलान किया, लेकिन ये तो ठीक नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि जी नहीं ठीक है, क्योंकि आम आदमी के लिए तो बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। सत्ता चला रहे तीनों दलों ने महाराष्ट्र बंद बुलाया है। बसों के एसोसिएशन ने महाराष्ट्र बंद का समर्थन किया है, होटल के एसोसिएशन ने महाराष्ट्र बंद का समर्थन किया है, मगर बीजेपी को ये बंद चुभ रहा है। उन्हें लगता है कि किसानों के नाम पर बंद बुलाकर जनता को परेशान किया जा रहा है। सिर्फ अपनी सियासत को साधने का हुनर है ये। मंत्रिमंडल की बैठक में तय होता है कि हम लोग बंद करेंगे। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ और विशेष रूप से
प्रशासन के भरोसे जिस प्रकार का ये बंद थोपा जा रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। सियासत में कोई भी चाल यूं ही नहीं चली जाती। यूं ही नहीं जागा है लखीमपुर के किसानों के लिए अघाड़ी सरकार के मन में प्रेम, क्योंकि महाराष्ट्र में किसानों की बड़ी आबादी है, वो आबादी जो जनादेश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुंबई से पूर्वा चिटनिस, सौरभ वक्तानिया और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। इधर लखीमपुर कांड के नाम पर बीजेपी और विपक्षों के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है। उधर बिहार में आरजेडी के भीतर ही सत्ता का संग्राम छिड़ गया है। कई दिनों से पार्टी से इतर बयानबाजियां करने वाले लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने खुलकर विद्रोह कर दिया है। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर तेज प्रताप यादव ने पदयात्रा करके अपना शक्ति प्रदर्शन किया। जयप्रकाश नारायण जी के अनुयायी होंगे, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होंगे, उनको कोई निकाल सकता है क्या? सवाल तो बड़ा है और यही सवाल मुसीबत बनकर लालू यादव के सियासी परिवार के सामने खड़ा है। सवाल यही है कि आखिर तेज प्रताप यादव की पार्टी में जगह क्या है और ऐसा क्या हो गया कि पटना की सड़कों पर तेज प्रताप नंगे पैर ही पैदल मार्च को निकल पड़े हैं। आज जेपी के जयंती के मौके पर जनशक्ति यात्रा पर निकले हैं और जेपी गोलंबर से लेकर जेपी के निवास तक जा रहे हैं। मौका तो था जयप्रकाश नारायण की जयंती का, तो क्या इस मौके पर ही तेज प्रताप यादव ने पार्टी पर दावेदारी के लिए संपूर्ण क्रांति का अभियान चला दिया है? भाई के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। संपूर्ण क्रांति में जो जयप्रकाश जी ने जो देने का काम किया था, शिक्षा आप देख लीजिए कि बिहार की पूरे तरीके से चौपट हो चुकी है। शिक्षा, भ्रष्टाचार उसी तरीके से बिना घूस के काम नहीं हो रहा, और बेरोजगारी जो कि पढ़े लिखे नौजवान उनकी हक को मारा जा रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रहा। और जिस तरीके से भ्रष्ट सरकार जो बनी हुई है उसको उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग छात्र नौजवान जो हैं एकजुट होने का काम किया और इसको यात्रा को निकालने का काम किया। आपको लेकिन बताया जाता है कि आपको आरजेडी से निकाल दिया गया है, क्या ऐसी बात है क्या तेज? जो जयप्रकाश नारायण जी के अनुयायी होंगे, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होंगे, उनको कोई निकाल सकता है क्या? क्योंकि एक ही दिन पहले बुलाई गई इस पदयात्रा में तेज प्रताप ने जैसे तेवर दिखाए, वो भविष्य के रण का संकेत जो लालू परिवार में बड़ा भीषण हो सकता है। देख सकते हैं राबड़ी देवी का आवास और ठीक उसके सामने से देखिए तेज प्रताप यादव जो है अपने काफिले के साथ यहाँ गुजर गए हैं और बहुत बड़ा यहाँ संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि 10 सर्कुलर रोड, राबड़ी देवी का आवास, साथ ही तेजस्वी यादव का भी आवास। और अभी जब पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं लगातार कि तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच में सत्ता संघर्ष चल रहा है, ऐसे में आज जब तेज प्रताप ने इस यात्रा की शुरुआत की है तो यहाँ पर देखिए कितना बड़ा संदेश देने की कोशिश की, एक तरीके से चुनौती देने की जी यहाँ पे लग रहा है कोशिश हो रही है। तेज प्रताप यादव सियासी रूप से लगातार सक्रिय हैं, लेकिन अहमियत हमेशा तेजस्वी को मिली। तेज प्रताप भी तेजस्वी की तरह ही बिहार की राजनीति में अपना कद बढ़ाने को बेचैन हैं, लेकिन जब पार्टी के भीतर ही उन्हें किनारे लगाने की चाल चलनी शुरू हुई, तब से ही उन्होंने बगावत का बिगुल फूंक दिया। पहले उनसे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से ठनी, फिर उपचुनाव के स्टार प्रचारकों की सूची से वो किनारे किए गए, तो पार्टी पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि इस घमासान के बीच तेज प्रताप यही जताने की कोशिश कर रहे हैं कि परिवार में उनकी किसी से लड़ाई नहीं। मेरा किसी के साथ विवाद नहीं है, विवाद है नीतीश कुमार के साथ, आरएसएस के साथ, बजरंग दल के साथ। भाई के साथ या परिवार के साथ कोई विवाद नहीं है। देखिए, परिवार अपना अलग जगह है, राजनीति लड़ाई अलग जगह होती है। रविवार को पटना पहुंची उनकी मां राबड़ी देवी भी यही बात दोहरा रही हैं और घर के इस घमासान से इतर बीजेपी जेडीयू का वो पाठ पढ़ा रही हैं। मैम, दो भाइयों में लड़ाई चल रही है, तेज प्रताप और तेजस्वी में, क्या कहेंगी? ऐसा बीजेपी
में जदयू में लड़ाई चल रहा है, हम लोग के घर में लड़ाई नहीं। पटना में राबड़ी देवी भाई भाई की लड़ाई पर सफाई दे रही हैं और तेज प्रताप कह रहे हैं कि उन्हें मां के पटना आने की खबर तक नहीं। तो मां से मुलाकात नहीं हुई क्योंकि हम कहीं बाहर निकले हुए थे और जब मां आई आके चली गई तब हमको पता चला कि मां आई थी। लालू के बड़े बेटे की बगावत बीते कई दिनों से जारी है। पार्टी में अहमियत न मिलने से उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। आरजेडी की इन अंदरूनी लड़ाई के बहाने बीजेपी परिवार वाली पॉलिटिक्स पर हमला बोल रही है। माननीय लालू प्रसाद जी के राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी तेज प्रताप यादव को होना चाहिए और उसके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है स्वाभाविक है कि उनकी प्रक्रिया इस स्वरूप में आएगी और तेज प्रताप यादव जी को तो उनका हक मिलना ही चाहिए था। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर आपसी घमासान है, महाभारत मची हुई और उसमें हमारा कोई रोल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। पटना में निकाली गई जनशक्ति यात्रा को तेज प्रताप यादव के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। इससे ये भी साफ हो गया है कि पार्टी की सत्ता के लिए शक्ति का ये संग्राम आगे बढ़ना तय है। रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। और अब बात कश्मीर में सर उठाते आतंकी। कश्मीर में अमन की हवाएं चली तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तड़प उठा। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का असर घाटी में देखने को मिल रहा है। सरहद पार से आए घुसपैठियों से मुठभेड़ में हमारे 5 जवान शहीद हो गए। वहीं अलग अलग ऑपरेशन में सेना के जवानों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। जिन्होंने कश्मीर की हवाओं में बारूद की गंध घोलने की कोशिश की, उनकी तलाश में जुटे हैं जवान। जिन्होंने कश्मीर की गलियों को गर्दिश में डाला, उनके लिए नाकाबंदी लगी है, घेराबंदी हो रही है। जिन्होंने कश्मीर के सीने पर छींट दिया कश्मीर का लहू, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिशें हैं ये। क्योंकि सुरनकोट में आतंकियों ने एक बार फिर हिमाकत की है। सरहद पार से आए आतंकियों के बारे में सेना के जवानों को सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर सेना के जवान इन्हें तलाशने निकले थे, लेकिन रास्ते में ही मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में आज सुबह सेना और सुरक्षा बलों के साथ हो रही घुसपैठियों की मुठभेड़ में 5 सेना के जवान शहीद हुए हैं। मारे गए जवानों में एक जूनियर कमीशन अफसर भी शामिल है। फौज का ये दल उन घने जंगलों में उन घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए जा रहा था जिनके बारे में उन्हें खबर थी। 5 जवानों की शहादत के बाद अब इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है ताकि घुसपैठियों को खदेड़ा या मार गिराया जाए। जवानों की इस शहादत ने सेना के वीरों को झकझोर दिया। सर्च ऑपरेशन तेज हुआ और बांदीपोरा और अनंतनाग में 2 अलग अलग सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। बांदीपोरा में मारे गए आतंकी की पहचान इम्तियाज अहमद डार के रूप में हुई है। डार लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन TRF से जुड़ा हुआ था। शाहगुंड बांदीपोरा में एक नागरिक की हत्या के मामले में इम्तियाज अहमद डार की तलाश थी। इस मामले में आतंकियों के 4 साथियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। कल शाम एक छापामारी के दौरान एक मिलिटेंट कुकरनाग इलाके में मारा गया। जब अनंतनाग पुलिस की एक टीम ओवरग्राउंड वर्कर्स की गिरफ्तारी के लिए कुकरनाग इलाके में पहुंची, वहां पर गोलीबारी हुई जिसमें एक मिलिटेंट मारा गया है, जबकि उसके कब्जे से एक पिस्टल और एक हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुआ। इस गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ था। बीती रात ही बांदीपोरा, जो कि उत्तरी कश्मीर में आता है, वहां पर बांदीपोरा पुलिस ने 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया और उसके बाद आज रात को ही वहां पर एक मुठभेड़ में TRF जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, जिसने सिविलियन को मारने की जिम्मेदारी ली थी, उससे जुड़ा एक मिलिटेंट मारा गया है। पुलिस का कहना है कि मारा गया मिलिटेंट बांदीपोरा के नाइद खाई इलाके में मंगलवार शाम को हुई किलिंग में मुलविस था। जो वहां पर नागरिक मारा गया था, उसको जिस आतंकी ने मारा था, उसको भी इस मुठभेड़ में मार गिराया गया है।
दरअसल घाटी में पिछले कुछ दिनों में आतंक की जो नई हवा चली है, उसके पीछे सीमा सूत्रों के हवाले से आज तक को सीमा पार की बड़ी साजिश की जानकारी मिली है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी अब हिट एंड रन की रणनीति पर काम कर रहे हैं। सुरक्षा बलों और आम लोगों को निशाना बनाकर ये आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर के साथ मिलकर काम करने लगते हैं। शाम के 7:30 बजे को है शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की आज भी जमानत नहीं हो पाई। कम से कम आज और कल की उनकी रात जेल में ही कटने वाली है। उधर उनकी गिरफ्तारी पर अब मजहबी सियासत शुरू हो गई है। पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में कहा है कि आर्यन को इस नाते परेशान किया जा रहा है क्योंकि उनका सरनेम खान है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। उनका केस अदालत में है और सोशल मीडिया पर हैशटैग रिलीज आर्यन खान ट्रेंड कर रहा है। एक तरफ आर्यन खान के वकील उनकी जमानत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो दूसरे तरफ उनके नाम पर अब सियासत भी गरमा रही है। महाराष्ट्र सरकार में पार्टनर एनसीपी ने पहले से ही एनसीबी के एक्शन के खिलाफ तोप तान रखी थी। अब पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती खुलकर आर्यन खान के समर्थन में आ गई हैं। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि एनसीबी आर्यन को इस नाते परेशान कर रही है क्योंकि उनके नाम के साथ खान शब्द जुड़ा हुआ है। अपने ट्वीट में महबूबा ने लिखा, 4 किसानों की हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे पर एक्शन लेकर नजीर बनाने की जगह केंद्रीय एजेंसियां 23 साल के एक लड़के के पीछे सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनका सरनेम खान है। न्याय की विडंबना है कि मुसलमानों को भाजपा के कोर वोट बैंक की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने अपराध को मजहब से जोड़ा तो सियासत का पारा चढ़ गया। बीजेपी ने महबूबा के ट्वीट पर करारा वार किया। महबूबा मुफ्ती साहिबा को पूरा भारत जानता है कि जो आतंकवाद, अलगाववाद, पाकिस्तान और तालिबान की भाषा बोलने वाली नेता हो, वो क्या जाने किसानों की, मजदूरों की, आम जनमानस की क्या तकलीफ होती है। एक राजनीतिक षड्यंत्र, राजनीतिक प्रोपेगेंडा हमेशा महबूबा मुफ्ती ने किया है। महबूबा मुफ्ती ने हमेशा आग लगाने की राजनीति की है। अब उनका सरनेम खान है, इस बात को लेकर के महबूबा जी ने जो बयान दिया है, वह बयान समाज में दरार पैदा करने वाला बयान है। वह कहती है कि आर्यन को सरनेम खान है करके गिरफ्तार किया है, पर महबूबा जी इस बात को भूल जाती है कि आर्यन के साथ जो अन्य 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें से एक भी खान नहीं है। सबसे पहले एनसीपी ने एनसीबी के एक्शन के खिलाफ मोर्चा खोला था। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनसीबी के छापे पर सवाल उठाए थे। उन्होंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें आर्यन खान एक बीजेपी नेता के साथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा केपी गोसावी नाम का एक शख्स आर्यन खान के साथ सेल्फी लेता दिखाई दे रहा है। नवाब मलिक ने इस छापे को बीजेपी और एनसीबी की मिलीभगत बताई थी। पंचनामा न जहाज पे हुआ, क्रूज पे, न पोर्ट पे हुआ। वो पंचनामा जोनल अधिकारी के कार्यालय में हुआ। उनकी कुर्सी पर रख के तस्वीर उतारी गई और सारा जो भी सीजर दिखाया जा रहा है वो उनके कार्यालय का है। इसीलिए हमने कहा कि ये सीजर न क्रूज पे हुआ है, न क्रूज टर्मिनल पे हुआ है। ये सीजर वहाँ हुआ नहीं। सारा जो भी मटेरियल सीज बताया जा रहा है ये एनसीबी के कार्यालय में हुआ। इसीलिए ये फर्जी मामला है। ये सवाल हमने उठाए, लेकिन इस पे कोई जवाब एनसीबी की तरफ से नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि भाई बीजेपी के लोगों को छोड़ रहे हैं, लेकिन एनसीबी डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट है। उनको जब ड्रग का मामला किधर उनको मालूम होता है तो वहाँ धड़ाधड़ रेड हो जाती है। उसमें पूरी इंक्वायरी करके उनको पकड़ते हैं। उसमें बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। एनसीबी नेता नवाब मलिक ने एनसीबी के खिलाफ मोर्चा खोले रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि एनसीबी ने आर्यन खान को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हिरासत में लिए गए बीजेपी नेता मोहित कंबोज के रिश्तेदार ऋषभ सचदेव को छोड़ दिया। पिछले कई दिनों से ये
क्राइम रिपोर्टर को सर्कुलेट किया जा रहा था कि नेक्स्ट टारगेट शाहरुख खान है, और शाहरुख खान का बीजेपी का क्या रिश्ता है आप लोग को पता है? जो भी असहिष्णुता पे कुछ बात करता है तो उसको हम ठीक कर देंगे, इस तरह की बातें होती रही है। तो सिर्फ उसको जाने तो नहीं दिया, उसके साथ साथ नवाब मलिक बोलते 3 लोग निकले, लेकिन मेरी रिपोर्ट है उसके साथ साथ 17 से 20 लोग निकले, धीरे धीरे सबको जाने दिया। तो आज जिस हिसाब से ये झूठे आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं, ये सिर्फ अपने दामाद समीर खान की का किस रूप से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ के खुद को इनोसेंस कैसे वो प्रूफ कर सकता है, उनका दामाद की वो झूठी कार्रवाई हुई, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर सामने आए और साफ किया कि एजेंसी किसी की जाति, मजहब या फिर पद देखकर कार्रवाई नहीं करती। 14 लोगों को एनसीबी के ऑफिस में उस दिन लाया गया था। सभी को धारा 67 के अंतर्गत नोटिस इशू किया गया, सभी को थॉरोली एग्जामिनेशन किया गया और उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। इस सारी प्रक्रिया के बाद उन 14 व्यक्तियों में से 8 के खिलाफ सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ा गया। शुक्रवार को जब मुंबई की किला रोड कोर्ट ने आर्यन खान के जमानत याचिका खारिज कर दी, उसके बाद से ये मामला कुछ दूसरा ही रंग पकड़ने लगा। कांग्रेस नेता सलमान निजामी ने आर्यन खान को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने शाहरुख खान के एक विदेशी चैनल पर इंटरव्यू की क्लिप पोस्ट करते हुए बताया कि शाहरुख कितनी बड़ी शख्सियत हैं। इसके बाद उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आर्यन खान बेकसूर हैं, सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए बच्चे का नाम और करियर खराब न करें। एक तरफ आर्यन खान के मजहब को लेकर सियासत चल रही है, तो वहीं कुछ मुस्लिम संगठनों ने एनसीबी की कार्यवाही की तारीफ की है। आर्यन खान भले शाहरुख खान के बेटे हो, लेकिन अगर उन्होंने क्राइम किया है तो कानून से कोई भी ऊपर नहीं है, उनको उनकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि लोग ये क्यों कह रहे हैं कि आर्यन खान को फंसाया जा रहा है। अगर फंसाया जा रहा होता तो कोर्ट के सामने तो ये बात आती। कोर्ट उनको क्यों बेल नहीं दिया है अब तक? आर्यन खान को 2 अक्टूबर को एनसीबी की टीम ने मुंबई के क्रूज पर छापा मारकर गिरफ्तार किया था। उनके साथ 7 और लोग पकड़े गए थे। इस मामले में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक तरफ कानून अपना काम कर रहा है और दूसरी तरफ राजनीति भी परवान पर है। मुंबई में अरविंद ओझा और दिव्येश सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। आर्यन खान को जेल से बाहर निकालने के लिए शाहरुख खान एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सतीश मानस शिंदे और अमित देसाई जैसे दिग्गज वकील उनका केस लड़ रहे हैं, लेकिन आज भी एनडीपीएस की विशेष अदालत में आर्यन को जमानत नहीं मिल पाई। एनसीबी ने कोर्ट से रिप्लाई के लिए वक्त मांग लिया है। एनसीबी कतई नहीं चाहती कि आर्यन को जमानत पर छोड़ा जाए। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की 3 रातें मुंबई की आर्थर रोड जेल में गुजर चुकी हैं और अभी भी उनके जेल से बाहर आने के आसार नजर नहीं आ रहे। उनकी जमानत का मामला मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में पहुंचा जरूर, लेकिन जमानत पर कोई फैसला नहीं हुआ। अलबत्ता सुनवाई के लिए एक नई तारीख मिल गई। आज सुबह स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट में आर्यन के वकील अमित देसाई ने कहा, इस केस में आर्यन एकमात्र शख्स हैं जिनके पास से कोई रिकवरी नहीं हुई है। एनसीबी के वकील अद्वैत सेठना ने कहा, देसाई ने जो बातें रखी हैं वो सही नहीं है। हमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए। इस पर आर्यन के वकील अमित देसाई ने कहा, शुक्रवार को जमानत अर्जी दाखिल होने के बाद एनसीबी के पास जवाब देने के लिए 2 दिन का समय था, लेकिन एजेंसी लगातार गिरफ्तारियों में जुटी थी। अद्वैत सेठना ने कहा, हमें जमानत का आवेदन कल ही मिला था। इस मामले में कोई अर्जेंसी नहीं है, हमें कम से कम 2-3 दिन का समय दीजिए। आर्यन के दूसरे वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि ये सामान्य केस नहीं है। इस पर जज वीवी पाटिल ने कहा, सुनवाई बुधवार यानी 13 अक्टूबर को होगी। एनसीबी सुबह 11 बजे अपना जवाब दाखिल करेगी और सुनवाई दिन में 2:45 बजे होगी। बुधवार को 11 बजे सुनवाई होगी, क्योंकि एनसीबी ने उन्होंने बताया, उनके वकीलों ने बताया कि उनको रिप्लाई फाइल करना है। बुधवार को हम सुनवाई करेंगे, ऐसे जज साहब ने डायरेक्शन दिया है।
आर्यन खान के घर वालों को उम्मीद थी कि शायद आज उनकी जमानत हो जाए। यही वजह है कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी कोर्ट में पहुंची थी, लेकिन अब सुनवाई 13 अक्टूबर तक के लिए टल गई है। आर्यन खान से लंबी पूछताछ के बाद ही एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद पिछले दिनों शाहरुख के ड्राइवर से भी लंबी पूछताछ हुई थी। एनसीबी लगातार आर्यन खान की जमानत का विरोध कर रही है। किला रोड अदालत में शुक्रवार को आर्यन खान की जमानत याचिका पर बहस हुई थी। किला रोड कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका रद्द कर दी थी। उसके बाद शनिवार और रविवार को 2 दिन की छुट्टी पड़ गई। आज कोर्ट में एनसीबी ने रिप्लाई के लिए वक्त मांग लिया। एनसीबी ने अगली सुनवाई गुरुवार यानी 14 अक्टूबर की मांगी थी। यहाँ ये ध्यान रखने योग्य है कि 15 अक्टूबर को दशहरे की छुट्टी है। उसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी है। तो आर्यन खान इसी ऑथर रोड जेल में बैरक नंबर 1 में बंद है। फिलहाल उन्हें अलग बैरक में रखा गया है क्योंकि क्वारंटीन में रखा गया है। 5 दिन का जब क्वारंटीन पीरियड खत्म होगा तब उन्हें नॉर्मल जेल में शिफ्ट किया जाएगा। उनको पहनने के लिए कपड़े दिए गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर उन्हें जमानत कब मिलेगी। पूरा परिवार फिलहाल मुश्किलों में घिरा हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार कह रही है कि वो अदालत में जमानत का विरोध करती रहेगी। ये एक बड़ा सिंडिकेट है, एक बड़ा नेक्सस है जिसका हिस्सा आर्यन खान भी है। आर्यन खान की आज और मंगलवार की रात भी जेल में कटने वाली है। उन्हें और उनके परिवार को इंतजार है 13 अक्टूबर का। अगर 13 अक्टूबर को आर्यन को जमानत नहीं मिली तो फिर उनकी सुनवाई का इंतजार लंबा चल सकता है। आर्यन खान कम से कम 2 दिन और जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे क्योंकि वेडनेसडे के दिन उनकी बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी, आर्गुमेंट्स होगा, उसके बाद बेल एप्लीकेशन पर ऑर्डर एक्सपेक्टेड है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ विद्या और मुस्तफा शेख, आज तक। शाहरुख खान फिल्मों से ज्यादा विज्ञापनों से कमाते हैं, लेकिन बेटे आर्यन के ड्रग केस में जाने की वजह से उनकी ब्रांड वैल्यू गिरने लगी है। सोशल मीडिया पर उनके विज्ञापन किए हुए प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की मुहिम चल रही है, तो एक प्रोडक्ट ने उनके विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। You don't need to think small. You need to think big. You need to think large. You need to think wholeheartedly. इनकी पढ़ाई को लेकर हम इन्हें कितना कुछ सुनाते हैं। देश की बड़ी एजुकेशन कंपनी ने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, ये सोचकर कि रातों रात उनका ब्रांड पॉपुलर हो जाएगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन शाहरुख के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में जेल गए तो शाहरुख की ब्रांड वैल्यू भी कम होने लगी। फिलहाल शाहरुख को बायजू के इस एड से बाहर कर दिया गया है। एजुकेशन कंपनी बायजूस ने शाहरुख खान के सभी विज्ञापनों को बंद कर दिया है। बायजूस ने मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी शाहरुख खान के सभी विज्ञापनों को हटा दिया है। शाहरुख खान 2017 से इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। खबरों के मुताबिक बायजूस शाहरुख खान को सालाना 3 से 4 करोड़ रुपए सालाना भुगतान करती है। शाहरुख खान करीब 40 कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। खबरों के मुताबिक शाहरुख खान एक एड शूट में एक दिन के लिए 3 करोड़ 40 लाख से लेकर 4 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। सोशल मीडिया पर भी शाहरुख की लंबी फैन फॉलोइंग है। ट्विटर पर उनके 42 मिलियन तो इंस्टाग्राम पर 26 मिलियन फॉलोअर हैं। 2 अक्टूबर को शाहरुख के बेटे आर्यन खान एनसीबी के हत्थे चढ़े और बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई तो इसका असर शाहरुख के ब्रांड वैल्यू पर भी पड़ा। सोशल मीडिया पर बायकॉट शाहरुख खान रिलेटेड ब्रांड्स ट्रेंड करने लगा। शाहरुख खान जिस ब्रांड का विज्ञापन करते हैं मैं उस सभी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करता हूं। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म है यश राज बैनर की पठान। इसकी अभी शूटिंग चल रही है और सोशल मीडिया पर अभी से पठान के बायकॉट की मुहिम चलने लगी है। आज तक ब्यूरो। इसी खबर के साथ शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।